अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीब। पाक भारत टाकरा और इजराइल ईरान टाकरे के बाद जो खत्ते में एक सूरत हाल पैदा हुई है, उसके बाद पाकिस्तान की एक इंतहाई अहम पोजीशन है। दूसरी जानब तेज़ी से बदलते हुए हालात हैं। अमरीकी सदर की जानिब से जो मुख्तलिफ टैरिफ तजारत के इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और साथ ही बार बार उनका ये कहना कि उन्होंने दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी जंगें हैं जो उन्होंने बंद कराई। जंगबंदी में उन्होंने पाकिस्तान और भारत की जंगबंदी का भी कई बार जिक्र किया है, जिससे भारत इनकारी है। अलबत्ता मशरिक़ वुस्ता में जो गज़ा में इस वक्त हो रहा है, उसके हवाले से जो एक प्लान तरतीब दिया जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे कि आया पाकिस्तान की पोजीशन इस पर क्या है। क्योंकि कुछ ही दिन से हम ये देख रहे हैं कि ये अंडर डिस्कशन है। कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान पर प्रेशर भी डाला जाए, लेकिन सिफारती तौर पर अगर हम देखें और अस्करी तौर पर भी पाकिस्तान बड़ा मजबूत नज़र आ रहा है। भारत ऑन दी अदर हैंड हम देख रहे हैं कि आइसोलेशन का शिकार है। आप SCO समिट को देख लीजिए, जिसमें पहलगाम वाक़े के हवाले से जब जिक्र ना हुआ, जो वज़ीर ख़ारजा जिसमें डिफेंस मिनिस्टर गए थे, तो उसके बाद किस तरह से भारत ने एलामिये पे साइन करने से इनकार किया। दूसरी जानिब जो क्वाड इंतहाई इम्पोर्टेंट है, उसमें भी पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को नथी नहीं किया जा सका। भारत की सुबकी हर जगह हो रही है, पाकिस्तान इसका फ़ायदा किस तरह से उठा सकता है, जबकि एक तरफ हमारे साथ ईरान है और दूसरी तरफ जो हमारा हमसाया वो है भारत। और फिर हमारे यहाँ जो टेररिज्म है वो भी उरूज पर है, और जिसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। इसी सब पर बात करने के लिए इन फोकस हैं साबिक सफ़ीर हैं ज़मीर अकरम साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ हैं मेजर जनरल जाहिद महमूद, दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, और बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर डॉक्टर कंदील अब्बास भी हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। ज़मीर अकरम साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी, और क्योंकि बात आजकल बड़ी एब्राहम अकॉर्ड के हवाले से हो रही है कि मशरिक़ वुस्ता में जो गज़ा के हवाले से जो प्लान तरतीब दिया जा रहा है, गाहे बगाहे पहले ये आया था कि 4 अरब ममालिक अगर इसका इंतज़ामी उमूर संभाल लें, और उसके बाद से हमने देखा कि 60 रोज़ की जंगबंदी का अमरीकी सदर ने दावा किया कि इसके ऊपर इजराइल मुत्तफ़िक हो गया है, और फिर एब्राहम अकॉर्ड का भी जिक्र है। क्या पाकिस्तान एब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा है? मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान ऐसे सोच रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा साफ है, और कई अरसे से हम ये कह रहे हैं कि इस मसले का हल दो रियासतों की को क्रिएट करने से हल होगा। एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट विद जो उसका कैपिटल जो है वो जेरूसलम में होगा और कंटिग्यूअस होना चाहिए, और दूसरा इजराइल। और दोनों ममालिक जो हैं वो एक सेफ बॉर्डर्स के में वो एग्जिस्ट करेंगे। सही। ये बैन अक़वाम मुत्तहिदा का फैसला है, ये सलामती काउंसिल का फैसला है, और यही फैसला अमेरिका ने इजराइल और फ़लस्तीन, जो उस वक्त फ़लस्तीन की क़ियादत थी यासिर अरफ़ात साहब, उनके वक्त में ये मुआहदा हुआ था। तो इस बेसिस पर पाकिस्तान जो है वो उसका मौक़िफ़ ये है कि हम इस बेसिस पर अगर समझौता होता है, ये मसले का हल होता है, तो हम इजराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब जिस तरह से हमने देखा कि इस जो टू स्टेट फार्मूला को इजराइल की लीडरशिप, खासतौर पर लिकुड पार्टी, जब से नेतन्याहू साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने तो इस एग्रीमेंट की धज्जियां उड़ा दी हैं, और उनका मौक़िफ़ तो है एक ग्रेटर इजराइल बनाना। सही। और वो चाहते हैं कि फ़लस्तीनियों को कोई उनका आज़ाद मुल्क नहीं दिया जाए, और उनको अब्जॉर्ब भी ना किया जाए, लेकिन बल्कि उनको उनकी ज़मीन, सरजमीन से धकेल के बाहर निकाल दिया जाए बाय फोर्स। और यही हम देखते हैं अमल गाज़ा में, वेस्ट बैंक में भी होगा, गाज़ा की पट्टी में, और उधर वेस्ट बैंक में भी हो रहा है। और जिसको हम कहते हैं कॉलोनियल सेटलरिज्म, ये जो इजरायली वहाँ पर जाके फ़लस्तीनियों की जो ज़मीनें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको फोर्सबली ऑक्यूपाई किया जा रहा है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान ये कभी भी मेरे ख्याल में नहीं तैयार होगा कि इस सूरत हाल में इजराइल को
रिकग्नाइज किया जाए या तस्लीम किया जाए। सही। एक वाज़े मौक़िफ़ है पाकिस्तान का जनरल साहब, लेकिन अगर आपने देखा हो जो इंडियन मीडिया आउटलेट्स हैं, इंडियन जरीदे हैं, वो बाकायदा तौर पर ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करने वाला है और उसने अपने नेबर ईरान को धोखा दिया है या धोखा देने को है। वो इस तरह से इसको पिच कर रहे हैं। मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि हम पर कितना प्रेशर है कि हम अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करें। नादिया देखिए, आई थिंक पाकिस्तान का बड़ा प्रिंसिपल स्टांस है और ये स्टांस इज नॉट के अभी कोई किसी ने कार्व आउट किया है। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब बड़ा क्लियरली एक रोड मैप सेट करके गए हैं। बट हैविंग सेड दैट, वर्ल्ड हैज मूव फॉरवर्ड। पाकिस्तान कभी भी जो पीपल ऑफ पैलेस्टाइन है उनके एस्पिरेशन के बगैर या उनका जो रिक्वायरमेंट है या एज अ टू स्टेट सोल्यूशन ही अगर एक्सेप्टेंस है उसकी, तो पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट करेगा। और देखिए पाकिस्तान ज्यादातर सऊदी अरेबिया से पहले तो इट इज नॉट फेस्टिवल कि किसी तरीके से अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करे। बड़ी वेग स्टेटमेंट दी है प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, वो पल्स भी लेते रहते हैं, ऑप्शन भी। देखिए उन्होंने कहा जी मेनी पीपल विल ज्वाइन। अब कौन से पीपल हैं, कौन से कंट्रीज हैं, कौन से ममालिक हैं, कि वो अफ्रीकन ममालिक हैं या यूरोप के कोई ममालिक हैं या माली के लोग हैं, कहाँ के लोग हैं, एक फेक स्टेटमेंट वो दे देते हैं, उससे फिर डिबेट शुरू हो जाती है। पाकिस्तान का कोई पॉलिटिकल, पाकिस्तान का कोई मिलिट्री, कोई लीडर अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि जो पीपल ऑफ पाकिस्तान के एस्पायरेशन, जो फीलिंग्स हैं पैलेस्टाइन के बारे में, उससे हटकर कोई पॉलिसी अडॉप्ट करे। अनटिल अनलेस टू दैट सोल्यूशन, जो पीपल ऑफ पैलेस्टाइन जिस सोल्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं, पाकिस्तान प्रॉब्ली वहां जा पे खड़ा हो जाएगा। बट ये सोचना कि पाकिस्तान यूनिलैटरली कोई एक्शन करके अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन कर लेगा, उसके चांसेस आर वेरी लेस। उसको एटलीस्ट अगर डिसीजन हो भी गया तो उसको पब्लिक जो सपोर्ट है या जो मैसेज सपोर्ट है वो पाकिस्तान से कभी भी नहीं मिल सकेगी। अच्छा, तो डॉक्टर कंदील अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं? एक तरफ हमने राना सनाउल्लाह साहब का बयान देखा और उन्होंने कहा कि ये उनकी पर्सनल पोजीशन है कि तमाम तर जो अरब ममालिक हैं उनके साथ मिलकर पाकिस्तान को एक कंसेंसस करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे अरब कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इजराइल को न सिर्फ रिकगनाइज़ किया, उनके सफारत खाने खुले, उनके साथ कुछ रिलेशंस बनाने की कोशिश भी की। अब जो रीसेंट सिचुएशन हमने देखी कि इजराइल का अग्रेशन जब ईरान पर हुआ, तो उसके बाद आप समझते हैं कि मशरिक़ वुस्ता में जो अरब ममालिक हैं उनको इस अब्राहम अकॉर्ड के लिए अमेरिकी सदर का मनाना भी आसान होगा? देखिए, अब्राहम अकॉर्ड्स की जो लॉजिक है उसके पीछे सिर्फ यही है कि किसी तरीके इसराइल के रिलेशंस जो है वो नॉर्मलाइज किए जाएं। और नॉर्मलाइज करने का मतलब ये है कि इसराइलियों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जो उनका ग्रेटर इसराइल का पर्सपेक्टिव है उसको भी एक लिहाज से एक्सेप्ट किया जाए। अब इस सूरत हाल में आप देखें कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा मसला कश्मीर का जो है वो फ़िलिस्तीन के साथ नत्ती है, और ये दोनों मसले जो हैं वो ओल्डेस्ट एजेंडा पॉइंट यूनाइटेड नेशंस के हमें नजर आते हैं, और दोनों को सॉल्व करने की बात होनी चाहिए। और अगर हम फिलिस्तीन के मसले के हल के बगैर अब्राहम अकॉर्ड में जाते हैं, इजराइल की तस्लीम करने की बात करते हैं, इसका मतलब है कि हम कश्मीर को भी गिव अप करने की तरफ चाहेंगे। कल हमारे ऊपर भी यही प्रेशर आएगा। और दूसरी बात यह है कि जो अरब ममालिक हैं, अक्सरियत अरब कंट्रीज के अंदर जमहूरियत नहीं है, और वहां के जो हुक्मरान है वो मुमकिन है कोई ऐसा डिसीजन ले लें कि जो उन अवाम के जो राय है उसकी अक्कासी ना करता हो। लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पासपोर्ट पर मेंशन है कि ये पासपोर्ट नॉट वैलिड फॉर ट्रैवलिंग टू इजराइल। और इतनी सख्त पर्सपेक्टिव में, और खास तौर पे जो पाकिस्तान का पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है, इसमें मेरा ख्याल है कहीं से 1% भी ऐसी कोई वॉइस नजर नहीं आएगी कि हमें इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। और खास तौर पर उस वक्त जब यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो 2 स्टेट सोल्यूशन कहा गया था, उसको अडॉप्ट किए बगैर अगर हम इस तरफ जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। मेरा ख्याल है हाँ, मुमकिन है कि कुछ अरब ममालिक जैसे कि कुछ ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं ऐसा सोचें, लेकिन मैं ये समझता हूं कि उसमें भी शदीद किस्म का एक और अरब स्प्रिंग शायद हमें देखने को मिले अरब कंट्रीज के अंदर भी। अच्छा, तो ज़मीर अकरम साहब, अब एक तो बात हो रही थी अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से, दूसरा बात है यहाँ पर जो मेरे ख्याल से अरब ममालिक के लिए भी सरप्राइज भी था कि किस तरह से, और दुनिया के लिए भी था
कि ईरान विद ऑल द सैंक्शंस जिस तरह से उसने इजरायली जारियत का मुकाबला किया, अब जंगबंदी हो गई। इस जंगबंदी का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप साहब करते हैं और कई मौक़ों पर उन्होंने मुख्तलिफ, रवांडा का भी जिक्र करते हैं, पाक भारत का भी वो जिक्र करते हैं। लेकिन ये जो जंगबंदी इजराइल और ईरान के दरमियान कराई गई है, इसके बाद अब क्या देख रहे हैं? ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं? उन्होंने साफ कह दिया दे डोंट वांट एनी IAEA ओवर देयर। एट द सेम टाइम जो आगे के मामलात है, वो जंगबंदी तो हो जाती है लेकिन उसके आगे मामलात चलते नहीं हैं। व्हाट डू यू सी ईरान डूइंग नाउ? ऐसे आपने फरमाया, उन्होंने IAEA के साथ जो भी उनकी कोऑपरेशन एग्रीमेंट थी वो उसको उन्होंने कैंसिल कर दी है। इसके अलावा ये अपने जो उनके पास फिसाइल मटेरियल है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ना उसको डैमेज हुआ, क्योंकि जब इन्होंने बमबारी की थी उस वक्त तो इन्होंने डिस्पर्स करके रखा हुआ था अपना, तो वो इंटैक्ट है। तीसरी बात यह है कि वो जो इन्होंने ईरान के जो न्यूक्लियर जो असाजात थे उन पर जो हमले किए उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, ये IAEA ने खुद तस्लीम किया और अमेरिका की इंटेलिजेंस ने भी तस्लीम किया। तो उसके पास न्यूक्लियर ऑप्शन अभी भी है ईरान के पास, और वो सबसे बड़ा उसका ट्रम्प कार्ड है। आप कह दें कि उसके हाथ में जो सबसे ताकतवर कार्ड है वो ये है। इसके अलावा ईरान पर अगर हमला होता है या ईरान पर ज़्यादा दबाव पड़ता है तो वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को माइन करके बंद कर सकता है, वो और सारी शिपिंग को बंद कर सकता है। वो इनफैक्ट जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है NPT है उसमें से वो निकल सकता है, वहाँ उसको रिजेक्ट कर सकता है। और लास्ट में जो सबसे एक्सट्रीम चीज़ होगी वो ये है कि वो एटमी धमाका भी कर ले और उससे सारी जो गेम है वो सारी चेंज हो जाएगी। और ये सारा कुछ जो है ये अमेरिका को भी पता है और इजराइल को भी पता है। लेकिन जो इजराइल ने कोशिश की वो तो नाकाम हो गई। उसके ईरान के जो जौहरी असाजात थे उनको कोई नुकसान नहीं, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा अमेरिका के मदद के बावजूद। दूसरा जो ये कोशिश थी कि हम हुकूमत को बदलें, वो भी नहीं हुआ, बल्कि जो ईरानी कौम है वो और मुत्तहद हो गई है इस जंग के बाद। तो मेरा ख्याल है कि इस सूरत हाल में ईरान के साथ मुज़ाकरात करने के बावजूद और कोई चारा नहीं है या और कोई रास्ता इस वक्त अमेरिका के पास नहीं है। और इवेंचुअली अमेरिका को इजराइल के साथ ये ईरान के साथ मुज़ाकरात करने होंगे एटमी इश्यूज़ के ऊपर, और दूसरी जो दीगर जो मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए। तो ये डायलॉग ही रास्ता है। तो जनरल साहब आप समझते हैं इस डायलॉग के लिए, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो इस वक्त हम देख रहे हैं जो स्टाइल है वो ट्रेड है, यानी वो ट्रेड को एज लेवरेज यूज़ करते हैं फॉर डिप्लोमेसी। आप समझते हैं कि ईरान इसके लिए राज़ी होगा? जाहिर है उनकी भी इकोनॉमिक कंडीशंस कोई ऐसी नहीं है और कब से उनके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं, सो दे माइट टेक ट्रेड एंड दे शुड टेक ट्रेड एज एन ऑप्शन। देखिए वो न्यूक्लियर पे तो कभी भी पॉलिसी कैप्सुलेशन तो कभी भी नहीं मानेंगे जी। और डायलॉग ईरान ने हमेशा डायलॉग का हिस्सा रहा है और वो इनकरेज करते हैं जी। डायलॉग से वो कभी भी पीछे नहीं हटे। चाहे देखिए अब अमेरिका के साथ उनके US के साथ डायलॉग चल रहे थे, दो थ्रू थर्ड पार्टी थे, बट ये अनफेस थर्ड पार्टी होती है। एक्चुअली एवरी कंट्री इज टॉकिंग डायरेक्टली जी, ये आपस में डायरेक्टली टॉक्स होती है, बट डायलॉग के ऑप्शन को कभी भी ईरान बंद नहीं करता। और दिस इज दे उनकी एक ये स्ट्रेटेजिक आउटलुक है जी। वो डायलॉग को कभी डिस्करेज नहीं करेंगे। द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कंडीशन भी वो विंडो बाय डायलॉग छोड़ते हैं। IAEA का कॉन्टेक्स्ट जरा डिफरेंट है। IAEA ने उनको वो समझते कि बिट्रे किया। पीपल ऑफ ईरान नाउ डोंट हैव द कॉन्फिडेंस। देखिए गवर्नमेंट के अपने भी प्रोग्राम्स बहुत होते हैं जी, प्लान्स होते हैं, लेकिन जो लोगों का प्रेशर होता है, जो लोगों की एस्पायरेशन होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सब पीपल ऑफ ईरान वो ट्रस्ट ही नहीं कर रहे IAEA पे। जो खासतौर पे जब 20th की वो रिपोर्ट आपको याद होगी जिसमें उन्होंने कहा जी कि ईरान कोऑपरेट नहीं कर रहा, वो कसस बलाए बनी फॉर दी अटैक, और उसके 1-2 दिन के बाद आपने देख लिया कि अटैक किया इजराइल ने। तो ईरान के लोग इससे ज्यादा खाइफ हैं जी। और ट्रेड देखिए ईरान भी एक बहुत अरसा सैंक्शन में रहा है और अमेरिका ने अब भी इस वॉर के बीच में भी देखें एक दूसरे को फेस सेविंग दी गई। जियोपॉलिटिक्स में फेस सेविंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसका मतलब है कि ईरान को एक इंपॉर्टेंट प्लेयर समझते हैं। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की आप स्टेटमेंट देख लें
उनका जी फॉर लास्ट 2 days इजराइल वाज अंडर ट्रमेंडस प्रेशर। वो इजराइल को भी टेक एंड कैरेट की पॉलिसी अपनाती है, ये रियलाइज करवा रहे हैं पूरी दुनिया को और इजराइल को भी कि ईरान ने आपको 2 दिन आखिरी जो थे आपके ऊपर टफ थे और आप यू वर रियली आस्किंग फॉर दी सीज फायर। सही। तो ये एक ऑप्शन अवेलेबल है और अभी ईरान भी चाहेगा कि सीज फायर हो, कुछ डायलॉग हो और वो अपना इस प्रोग्राम को परसू तो अब जरूर करेगा जी। और मे बी अब जरा थोड़ा सा आगे जल्दी जाए, स्पीड अप करने की कोशिश करे, क्योंकि पॉलिसी देखे ना, पहले डी एस्केलेशन की बात हो रही थी जब कॉन्फ्लिक्ट ईरान के साथ जारी था, तो डी एस्केलेशन तक तो ईरान राजी रहता था। सही। जो ही पॉलिसी कैप्चुलेशन दैट इज न्यूक्लियर और रजीम चेंज की बात हुई तो ईरान उसके ऊपर डट गया। उनका जी हम मुकाबला करेंगे और उन्होंने विल शो की है। दे हैव एंगेज्ड इजराइल एंड दे हैव एंगेज्ड दो सिंबॉलिक बट अमेरिकन जो डिप्लॉयमेंट्स इन द रीजन उनको एंगेज किया है। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि ईरान हायर एस्केलेशन लेटर पे जाएगा, जैसे नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि डायरेक्ट इंटरवेंशन होगी, अमेरिकन इंटरवेंशन होगी। लेकिन अमेरिका की बहुत सारे ममालिक के साथ, खासतौर पे सऊदी अरेबिया के साथ, इजराइल के साथ यही अंडरस्टैंडिंग है, हुई होगी या हुई है, जो रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि जब मैं तब स्ट्राइक करूंगा जब आप गाजा में सीज फायर करेंगे। और सऊदी अरेबिया और इनकी जो मिलिट्री डील चल रही है उसके अंदर भी ये अंडरस्टैंडिंग है कि जी हम तब इस डील को आगे अच्छे तरीके से ले जा सकते हैं जब हम इजराइल के ये जो मामलात हैं पैलेस्टाइन के साथ इनको सॉल्व करेंगे, वरना एक अरब वर्ल्ड में सऊदी अरेबिया के ऊपर एक ट्रमेंडस प्रेशर आता है और डेफिनेटली आता है। की प्लेयर तो हम इब्राहिम अकॉर्ड की अभी बात कर रहे हैं, की प्लेयर तो इज सऊदी अरेबिया। बिल्कुल। हाँ, सीरिया का देखें, सीरिया का भी लोग बात करते हैं इब्राहिम अकॉर्ड की कि जी वो ज्वाइन कर लेगा, लेकिन वो कैसे ज्वाइन करेगा मुझे तो ये समझ नहीं आती। गोलान हाइट्स पे कब्जा है जी सीरिया की जो लैंड है, तो हाउ दिस न्यू एडमिनिस्ट्रेशन विल कम्प्रोमाइज ऑन दैट कि जी गोलान हाइट उधर इजराइल के पास ही रह जाए। वो लोगों को क्या, ये कोई पॉपुलर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से तो एस्टेब्लिश गवर्नमेंट नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉर है। कल यही लोग जो अरब स्प्रिंग की अभी एक पार्टिसिपेंट आपके बात कर रहे थे, वो थोड़ा सा इशारा इसी तरफ कर रहे थे कि ये लोग इस लीडरशिप के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और हाँ, ट्रेड पे वो उनको या तो इतना पैसा ऑफर किया जाए कि ट्रेड में कि सीरिया, लेकिन वो कैश 22 हर मुल्क के लिए कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। आई थिंक ईरान इज प्लेइंग अ बैलेंसिंग एक्ट और वो अभी टाइम लेना चाहेगा थोड़ा सा, हाउएवर न्यूक्लियर परसूट की तरफ स्पीड में जाएगा। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। बात हो रही है इस रीजन के हवाले से। हमारे साथ इन फोकस हैं साबिक सफ़ीर ज़मीर अकरम साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, और डॉक्टर कंदील अब्बास साहब, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर। क्या जो अमरीकी सदर ने कहा डॉक्टर साहब, जिसका जिक्र ज़मीर अकरम साहब ने भी किया कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वॉर, और उन्होंने बरमला कहा कि बड़ा बुरा हाल था इजराइल का आखिरी 2 दिन, और उसके बाद वो ये भी कह चुके थे इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कि अमरीका के बगैर इजराइल जो है वो डिफीट नहीं कर सकता या उनके न्यूक्लियस को स्ट्राइक नहीं कर सकता ईरान के। इजराइल को कंट्रोल करना, स्पेशली नेतन्याहू को, ये क्या अमेरिका के हाथ में नहीं है? बिल्कुल उनके हाथ में है और उनकी मर्जी के बगैर तो ये अटैक नहीं हुआ। देखिए 13 जून को जब इसराइल ने अटैक किया तो ये वो वक्त था जब ईरान 5 सेशन कर चुका था डील के लिए और 6 सेशन 2 रोज के बाद था। और इस पीरियड में जब अटैक होता है तो न सिर्फ ये कि अमेरिका ने उसको रोका नहीं बल्कि उसकी मजम्मत नहीं की, बल्कि उससे पहले उन्होंने रीजन से अपने फौजियों को वापस बुलाया, जिससे यानी ये साइन आया कि वो दे वर रेडी फॉर दैट। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि इसराइल को अच्छी खासी मार पड़ गई है और उसके हाथ से गेम निकल रही है तो अमेरिका को डायरेक्ट इन्वॉल्व होना पड़ा। और मैं ये कहूंगा कि सिर्फ इसराइल नहीं बल्कि अमेरिका को भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ईरान हिट बैक करते हुए अल-हदीद पर उनके भी बेसिस को अटैक करेगा। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया था कि बाकी जो 19 बेसिस हैं पूरे रीजन में वो भी हमने लॉक कर लिया, अगर आप आगे चलते हैं तो हम उसको भी अटैक करेंगे। इस वक्त मेरा ख्याल है कि ईरान ने 2 बड़ी शराइत रखी है, क्योंकि उनकी पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया है और उन्होंने कहा कि हमने IAEA के साथ अपना जो कोऑपरेशन है उसको डिसमिस नहीं किया बल्कि सिर्फ सस्पेंड किया है। और मेन 2 शराइत उन्होंने रखी है कि हमें एक तो ये गारंटी दी जाए कि आइंदा हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन नहीं होगी, और दूसरा जो IAEA के रूल्स हैं जो NPT को जिन्होंने साइन किया हुआ है उन कंट्रीज को ये गारंटी दी जाती है कि उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक नहीं होगा, जबकि यहाँ पर 2 न्यूक्लियर पावर्स ने ईरान की इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक किया है। और इसी तरह जो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट है उसकी भी गारंटी दी जाए, क्योंकि उसकी जो सारी डिटेल्स उन्होंने राफेल ग्रोसी के साथ
साथ शेयर की थी, जो IAEA के हेड हैं। ईरानियों का पर्सपेक्टिव ये है कि वो सारी डिटेल्स उन्होंने इजराइल को लीक की हैं, और वही लोग जो जिनको मारा गया, शहीद किया गया है, वही डिटेल्स हैं जो उन्होंने राफेल ग्रोसी के साथ शेयर की थी। अब ये 2 गारंटीज वो मांग रहे हैं, और जब तक ये गारंटीज नहीं दी जाती तो ईरानी ये समझेंगे कि ईरानियों को एक दफा फिर मुमकिन है वो किसी डील में मसरूफ करके फिर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करे। हाँ, इस डील का जो बुनियादी नुक्ता है वो ईरान का ये है कि वो IAEA के तहत, NPT के तहत अपनी जो यूरेनियम की इनरिचमेंट है एक मुजाज लेवल तक, 3.65 के लेवल तक, वो इंडिजिनस लेवल पर करेंगे। वो अपने आप को किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रखना चाह रहे। और दूसरी उसमें बात यह है कि अगर ये कोई और मुल्क कहता है कि जी आप इसको 0 पर लेके जाएं, इसके ऊपर वो कतन कंप्रोमाइज पे तैयार नहीं है। ये 2 ऐसी चीजें हैं कि अगर ईरान की ये बातें मान ली जाएं, और प्लस ये कि ईरान के खिलाफ जितनी सैंक्शंस थी वो अगर लिफ्ट कर ली जाती है, खत्म कर ली जाती है, तो फिर ईरान समझे रीजनल और इंटरनेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर वापस आ सकता है। ईरान से आप पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, लेकिन ईरान को अंडर प्रेशर रख के, ईरान के जो 1979 में सारे एसेट्स जो थे वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं जो आपने फ्रीज किए हुए हैं, और जो सैंक्शंस लगी हुए हैं, इतने प्रेशर में रख के आप एक्सपेक्ट करें कि ईरान को आप किसी बात पर मजबूर कर सके, जितना मैं ईरान को जानता हूँ, इट विल बी इम्पॉसिबल। ओके, मैं आप तीनों मेहमानों की अब तवज्जो लेना चाहूँगी उस इशू की तरफ जो कि हमारा हमसाया मुल्क भी है, हमारे इश्यूज़ भी हैं, और हम बारहा ये कहते आए हैं कि फितना और हिंदुस्तान भी अब वहाँ से आकर हमारे यहाँ अटैक कर रहा है। मैं जिक्र कर रही हूँ अफ़गानिस्तान का। ज़मीर अकरम साहब, रशिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने तालिबान हुकूमत को 4 साल बाद रिकग्नाइज़ किया है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, इस डेवलपमेंट को, और क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को भी बेहतर टाइज के लिए ये ज़रूरी है कि हम भी अफगानिस्तान की इस अबूरी हुकूमत को अब रिकग्नाइज कर लें? मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की अहमियत जो है ना पाकिस्तान के लिए, वो बहुत बहुत ज़्यादा अहम मुल्क है हमारे लिए हर लिहाज से। एक तो हमसाया होने के अलावा हमारे उनके पुराने ताल्लुकात भी हैं। उसके सबसे जो ज़रूरी जो और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सिक्योर एंड स्टेबल अफगानिस्तान is the basis for Pakistan to realize its ability to play the role of a pivotal state and a bridge between the entire region. Okay. Afghanistan is that bridge that through which we can achieve that goal. तो ये एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। इसकी वजह से मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, जब से तालिबान की हुकूमत आई थी, हमने पहली हुकूमत को भी तस्लीम किया था। जब तालिबान की हुकूमत आई थी वो एक इंटरनल प्रोसेस था। उस वक्त हमें इनको तस्लीम कर लेना चाहिए था, रिकग्नाइज कर लेना चाहिए था। हमने वो वेस्ट के उसमें आके कुछ हमारी और भी मुश्किलात थी, और फिर ये दहशतगर्दी के मसले से भी हमारा ये मसला, ये एक हर्डल आ गया हमारे सामने, मुश्किलात आ गई। हमें ये सारी चीज़ें चीन के साथ, रूस के साथ, ईरान, पाकिस्तान, हम चारों मुल्क जो हैं, इन चारों ममालिक को मिल के साथ अफगानिस्तान को कन्विंस करना होगा कि जी आप टेररिज्म पर काबू करें। सही। और हम आपको रिकग्नाइज करने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। अभी हाल ही में पिछले कुछ महीनों से हमारे यहाँ ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। वो चीन ने एक सालसी का किरदार अदा किया, उसकी वजह से कुछ बेहतर हुए हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि हमें अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लेना चाहिए, और रूस ने पहल कर ली है, लेकिन हमें ज़्यादा पीछे नहीं रहना चाहिए। और मेरा ख्याल है चीन भी ये तस्लीम करने के लिए तैयार है। अच्छा। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये एक ऐसा बहुत ही अहम हमसाया हमारे लिए है। खासतौर पर जब देखें ना, वेस्ट पर अफगानिस्तान है, ईस्ट पर हमारे खिलाफ हिंदुस्तान है। अब 2 फ्रंट पर आप किस तरह टेंशंस आप सस्टेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो वेस्ट अफगानिस्तान के साथ तो टेंशंस को हमें कम करनी चाहिए।
जो कि आपने कहीं भी कि अब बेहतर हो रहे हैं ताल्लुकात, और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि चाइना ने भी इसमें अपना किरदार अदा किया। लेकिन जनरल साहब, जो हमारी बेसिक डिमांड रही है, और अभी हाल ही में आपने देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दोबारा कहा कि वो हमारा ब्रदर मुल्क है, फ्रेंडली कंट्री है, सिर्फ टेररिज्म के लिए कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि टीटीपी ने जिस तरह से वहाँ से पाकिस्तान के अंदर जो कुछ किया वो सबके सामने है, और फितना और ख़वारिज जो है और हिंदुस्तान से जो उसको अफ़गानिस्तान को एज प्रॉक्सी यूज़ करते हैं, वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। सो आप क्या समझते हैं, कुछ हमें नर्म गोशा दिखाते हुए इसको तस्लीम कर लेना चाहिए, उससे हालात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे और हम जो चाहते हैं मनवाना इस टेररिज्म को लेकर वो ज़्यादा बेहतर तौर पर मनवा सकेंगे? नादिया, देखिए, अफगान कॉन्टेक्स्ट में जितना पाकिस्तान ने पीस को और चांस दिया है, शायद ही दुनिया का कोई ऐसा मुल्क होगा जिसने पीस की वजह से बहुत कुछ सहा है, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ सोशल लॉसेस, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल लॉसेस और मिलिट्री लॉसेस तो हैं ही हैं। 150 बिलियन प्लस इकोनॉमी, डॉलर्स प्लस इकोनॉमी के ऊपर आपका इम्पैक्ट आया। आपका सोशल स्ट्रेटा खत्म हो गया जी, बिल्कुल तबाह कर दिया उन्होंने। फिर आपके पॉलिटिकल इकोनॉमिक इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो मिलिट्री इफेक्ट्स हैं। 80,000 से ज्यादा लोग आपके शहीद हुए हैं इस वॉर ऑन टेरर की वजह से, और ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो आई थिंक वी शुड नॉट रश अप जी। मैं विद ऑल माई रिस्पेक्ट थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। मैं ये कहता हूँ कि सेंसिटिव जरूर है हमारे रिलेशनशिप। आज सुबह ही देख लेना, आपके 30 आपने खवारिज मारे हैं जो वहां से आ रहे थे। तो इस वक्त तो इस गवर्नमेंट का काबुल के अलावा कहीं मुझे कंट्रोल नजर भी नहीं आ रहा, और ऑल इंक्लूसिव जो चीजें हो रही। लेकिन हम दोहा अकॉर्ड में जो सरजमीन है अफगानिस्तान की, उसका जिक्र तो बहुत करते हैं कि वो किसी और के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, खासतौर पर, और वो भी अमेरिकन एंड अमेरिकन अलाइज। इतनी पुअरली क्राफ्टेड वो शिक्के हैं, यानी कि बाकी नेबर के साथ या किसी के साथ वो जो मर्जी करते रहे। उस वक्त भी हम नाइव रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें वहीं पे इफेक्टिव होना चाहिए था। सही। और आज सुबह आपने 30 वो मारे हैं जो अफगानिस्तान से चले हैं। मिलिट्री अपने हमारी इंटेलिजेंस उनको ट्रेस कर रही थी। जब वो पाकिस्तान में आए हैं तो देवर एंगेज, तो ये मुहर्रम को डिस्टर्ब करने के लिए वो तो कॉन्टिन्यूसली चीजें हो रही हैं। चाइना के साथ मिलकर आप चीजें ठीक तो कर रहे हैं। ये वन साइडेड नहीं हो सकता। आई थिंक 2+2 4 वाली जब तक अब हम पॉलिसी नहीं अपनाएंगे। देखिए, अफगानिस्तान के हमारे जरूर स्टेक्स हैं, लेकिन हमसे ज्यादा अफगानिस्तान के स्टेक्स है। अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी विदाउट पाकिस्तान, किसी के पास कोई सोल्यूशन है तो वो बता दें। तो ईरान की आप सिचुएशन देख रहे हैं। इंडिया जो $3 बिलियन जिन्होंने इन्वेस्ट किया है अफगान मुस्लिम ब्रदर्स के लिए, वो दिल्ली का मुसलमान तो उसके हाथों महफूज नहीं है, लेकिन वो अफगानिस्तान के मुसलमान को महफूज करना चाहता है, बेहतर करना चाहता है। तो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ह्यूज इकोनॉमी अटैच हो गई है, पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के लोगों से किसी की कोई एनिमिटी नहीं है। हमारे भाई हैं, हमने बहुत उनके लिए कुर्बानी दी है, हम उनका ख्याल रखना होगा। और पीपल टू पीपल हमारा बहुत अच्छा कांटेक्ट है और रहेगा। लेकिन अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को पहले अफगानिस्तान के लिए काम करना है, और उसके अफगानिस्तान के लिए तब ही काम करेंगे जब वो पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करेंगे। सही। ये तो ये कि विदाउट पाकिस्तान दे कांट स्टेबलाइज अफगानिस्तान जी। तो आई थिंक थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए चाइना के साथ, और जो रीजनल कोऑपरेशन के साथ मिलकर, सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट के साथ मिलकर हमें अफगानिस्तान के बारे में एक रोड मैप देना होगा और अफगानिस्तान को इस पे मजबूर करना होगा। वरना वो इंटिमिडेशन, कोर्जन, वही ब्लैकमेलिंग, यही एटीट्यूड रहेंगे। तो आई थिंक पाकिस्तान की आवाम का अपना कॉन्फिडेंस शैटर होगा जी टू इन द गवर्नमेंट्स एंड द लीडरशिप। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। बात हो रही है इस रीजन के हवाले से। हमारे साथ इन फोकस हैं साबिक सफ़ीर ज़मीर अकरम साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, और डॉक्टर कंदील अब्बास साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर। डॉक्टर कंदील, आप अग्री करते हैं जो मेजर जनरल साहब कह रहे हैं, या आप ये समझते हैं कि इंडिया ये कर सकता है कि वो भी रिकग्नाइज़ कर ले और फिर कहीं हमें रश ना करना पड़ जाए अफ़गानिस्तान को रिकग्नाइज़ करने में? मेरा ख्याल है कि रशिया ने जो तालिबान को रिकग्नाइज किया है, इसे रीजनल से पहले हमें इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखना होगा, क्योंकि
आप ये देखें कि जैसे रशिया यूक्रेन में फंसा हुआ है और उसके साथ साथ फिर मिडिल ईस्ट में जो मेन रशिया की प्रेजेंस थी वो सीरिया में थी, वहां से भी अमेरिका ने बशार अल असद को निकालकर एक ऐसे बंदे को इंस्टॉल कर दिया है कि जो माजी में दहशतगर्द था, उसके सर की कीमत $10 मिलियन लगाई हुई थी। आज वो मोहम्मद अल जोलानी जो है सीरिया के सदर बने हुए हैं, और दो दिन पहले आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीरिया के खिलाफ सारी सैंक्शंस भी खत्म कर दी हैं। अब इस सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनली किसी सूरत रशिया के ऊपर कोई तनकीद नहीं कर सकता कि आपने तालिबान को क्यों तस्लीम किया, जबकि दूसरी तरफ आप खुद एक टेररिस्ट को डायरेक्ट एक मुल्क का सदर बना रहे हैं और उसके खिलाफ सैंक्शंस भी खत्म कर रहे हैं। तो आप तालिबान के ऊपर कैसे आप क्रिटिसाइज करेंगे? दूसरी बात, जहां तक रीजनल लेवल पे हम आते हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि तालिबान को पाकिस्तान अगर तस्लीम करना चाहता है तो अच्छा एक इंसेंटिव 1-2 हफ्ते पहले हमने दिया है कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे उसको हमने इंक्रीज किया है और एम्बेसडर के लेवल पर हम लेके गए हैं। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि कम से कम तालिबान जो पाकिस्तान में टेररिज्म हो रहा है इससे अपने आप को डीलिंक करें, और ना सिर्फ ये कि डीलिंक करें बल्कि पाकिस्तान में होने वाले टेररिज्म की मजम्मत भी करें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मेरा ख्याल है कि हमें कतन तस्लीम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अफगानिस्तान में तालिबान के अल्टरनेटिव के बारे में भी सोचना चाहिए। इसलिए कि तालिबान से गुज़श्ता यानी 2021 के बाद आने के बाद हमने पूरी कोशिश की कि तालिबान को कन्विंस कर सकें कि वो इस रीजन में अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करें, और माजी में जो उन्होंने गलतियां की थी वो मजीद ना दोहराएं। पावर शेयरिंग के जरिए बाकी अफगानों को अपने साथ ले लें, और फिर ह्यूमन राइट्स की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी उनसे तवक्को कर रही है उसको वायलेट ना करें। लेकिन उनमें से किसी एक भी इशू पे उन्होंने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। मेरा ख्याल ये है कि हमें इस कंडीशन के साथ रखना चाहिए कि तालिबान कम से कम ये कि पाकिस्तान के जो टेररिज्म है न सिर्फ ये डील करें, कंडेम करें, फिर आप किसी रिकॉग्निशन के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा ज़मीर अकरम साहब, आप इससे एग्री करते हैं? इसलिए क्योंकि बहुत से लोग जो तनकीद करते हैं वो कहते हैं कि हमारी अफगान पॉलिसी है क्या, जिस वक्त इंटरनेशनल फोर्सेस थी तो उस हुकूमत के साथ भी हमारी नहीं बनती थी, अब तालिबान आए तो उनसे भी हमारी नहीं बनती। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं माजरत के साथ इख्तलाफ है मेरा जो राय अभी दी गई है। सबसे पहली चीज जो मैंने अर्ज की थी वो ये है कि हमें इसको एक अपनी खुद जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स से देखना चाहिए। अफगानिस्तान नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या है। एक इंटरेस्ट हमारा ये है कि हम टू फ्रंट सिचुएशन में ना फंसे रहें। एक तरफ हिंदुस्तान है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान, दोनों तरफ अगर हमारे ताल्लुकात टेंशन से भरे हुए हों और ख़राब हों हमारे ताल्लुकात, तो ये सस्टेनेबल सिचुएशन नहीं है। इस वजह से हमें अफ़गानिस्तान से अपने हालात ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है उन्होंने वो कुछ नहीं किया जो उनको करना चाहिए था दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, बट ये भी हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि उनके पास काबिलियत ये करने की काबिलियत भी नहीं है। ठीक है ना जी? तो अच्छा, दूसरी बात जो उनके सर काबिलियत नहीं है या वो टीटीपी को बकायदा सपोर्ट करते हैं? देखिए, टीटीपी को सपोर्ट करते हैं उनको, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बस मसला ये है कि देखें, एक जगह एक तरफ टीटीपी है, दूसरी साथ आईसिस है। ठीक है, अब उनको आईसिस जो है वो तालिबान के खिलाफ है, टीटीपी जो है वो कहते हैं कि जी हम आपके साथ हैं। अगर अच्छा, आईसिस जो है वो तालिबान को अंडरमाइन कर रही है, तालिबान के लीडर्स को अटैक करके उनको मार रहे हैं, और तालिबान जो है उनको ख़त्म करना चाह रहे हैं। इसके अलावा ETIM भी है जो चीन के खिलाफ जो सिंजियांग में वो एक्टिव है। अब तालिबान को जो खतरा है ना वो ये कि अगर वो टीटीपी के ऊपर ज़्यादा दबाव डालेंगे वो आईसिस में जाके मिल जाएंगे, और उसकी वजह से तालिबान के ऊपर और दबाव और मुश्किलात उनकी और बढ़ जाएंगी। तो ये एक बड़ा डेलिकेट उनको गेम खेलना है। लेकिन मैं ये जो कहना चाह रहा था कि जहाँ तक मौलवी हैबतुल्लाह का जिक्र नहीं हुआ, वो उनके लीडर तालिबान सुप्रीम लीडर वो हैं, उन्होंने बड़ी साफ अल्फाज में ये स्टेटमेंट दी है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ करना ये बिल्कुल काउंटरी टू इस्लाम है ना। वो जब से हमारे ताल्लुकात कुछ बेहतरी की तरफ गए हैं उस वक्त उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी थी। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन हमें उनके साथ मिल के चलने की मेरे ये है। दूसरी चीज़ जो है हमें ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इसके वी शुड नॉट ट्राई एंड प्ले किंग मेकर।
ठीक है, वो इनके अंदरूनी मामलात जो हैं उनको अपने अंदरूनी मामलात को सेटल करने दें। हम अब उसमें जाते हैं, हम सारी तरफ से हमें बुरा भला कहा जाता है। अब देखें ना, आज अगर आप किसी अफगानिस्तान में आप जाके देखें, किसी से पूछें कि वो सारा कहते हैं जी पाकिस्तान ने ये सारा कुछ करवाया था, हालांकि ये उनका अपना अंदरूनी मामला था। लेकिन क्योंकि हम एक कभी किसी फिके को, फैक्शन को हम सपोर्ट कर रहे थे, कभी तालिबान को कर रहे थे, फिर उस सो इन दिस सिचुएशन हमें उनके अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट एक्ट एज अ किंग मेकर। उनको अपने फैसले करने दें और हमें उनको कहना चाहिए कि जी आपकी जो भी हुकूमत है, जो भी आप फैसला करते हैं वो आपका अंदरूनी मामला है, आप हमारे साथ काउंटर टेररिज्म में कोऑपरेट करें। और हाँ, इनको ये भी कहना चाहिए कि अगर आप नहीं करते हैं और अगर हमें एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिलता है कि आपके सरजमीन से हमारे खिलाफ कोई अटैक लॉन्च होने वाला है, तो हम ये राइट रखते हैं अंडर लॉ ऑफ हॉट परस्यूट कि हम उधर जाके उनको मारें। ये भी उनको हमें डिप्लोमेटिकली ओपनली नहीं कहना चाहिए, बट प्राइवेटली उनको समझा देना चाहिए कि जी देखें, ये वी विल एक्ट, अगर हम पर हमला होने लगे तो हम उसको रोकेंगे। सही। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। बात हो रही है इस रीजन के हवाले से। हमारे साथ इन फोकस हैं साबिक सफ़ीर ज़मीर अकरम साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, और डॉक्टर कंदील अब्बास साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर। जनरल साहब, क्योंकि भारत के बगैर ये डिस्कशन, क्योंकि पाकिस्तान की पोजीशन हमने ईरान डिस्कस किया, अफ़गानिस्तान डिस्कस किया, चाइना के साथ हमारी ऑल वेदर फ्रेंडशिप है, लेकिन भारत जिसने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, उसकी बिना पर जारियत की, अग्रेशन किया, फिर मुंह की खाई, न सिर्फ अस्करी तौर पर बल्कि उन्होंने सिफारती तौर पर भी खाई है, लेकिन वो मान नहीं रहे अभी भी। आपने देखा है जयशंकर साहब के जो रीसेंट बयान हैं उसमें वो कहते हैं कि पहले उनको जेडी वैंस ने फ़ोन करके कहा नरेंद्र मोदी को कि पाकिस्तान एक बड़ा हमला करने वाला है, और उसके बाद हमने भी वो हमला किया जवाबी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर खुद आए ये कहने के लिए सेक्रेटरी रूबियो के पाकिस्तान सीज फायर चाहता है। हैविंग सेड दैट, आप क्या समझते हैं, डिफेंस मिनिस्टर ने चंद ही रोज कबल ये कहा कि भारत दोबारा हमला भी कर सकता है। अब आप बताइए कि किस सिचुएशन में हम खड़े हैं भारत के साथ। नादिया, वी शुड हैव नो डाउट कि वी आर इन द वॉर विद द इंडिया जी। ये जो फितनल हिंदुस्तान की हम बात करते हैं और फितनल इसकी जो एप्लीकेशंस है इन द प्रॉक्सी फॉर्म, वो तो चल रही है जी। फिर वो आपको जिधर भी हर फोरम पे आपको आपका जिक्र करना चाहता है, गो के उसको डिप्लोमेटिक एम्बेरसमेंट्स हो रही हैं, चाहे SCO हो या क्वाड की कॉन्फ्रेंस हो, वो पाकिस्तान का नाम डलवाना चाह रहे हैं, जहां पे पहले शायद वो आसानी से कुछ चीजों में पाकिस्तान का नाम डलवा लेते थे, तो दुनिया को उनको असल चेहरा नजर आ गया जी। देखिए, काइनेटिक एप्लीकेशन जो है हिंदुत्व RSS की पाकिस्तान के खिलाफ, इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ, वो ज्यादा बड़ी है मोदी के टाइम में। देखिए, डोवल साहब जो है वो डिफेंसिव ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन हम उनका सुनते रहते हैं, वो ब्लीड करना चाहते हैं, प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कर रहे थे। उनका डॉक्ट्रिन जरा प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट और डिनाइबल प्लॉजिबिलिटी के बीच में, लेकिन मोदी तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करते हैं जी। वो तो डिनाइबिलिटी में जाना ही नहीं चाहते, जो हाइब्रिड की फॉर्म है। वो कहते हैं जी मैं काइनेटिक में जाऊंगा, और जब तक ये माइंडसेट होगा तो वहां पे से किसी वक्त भी जंग का जो तबला जी वो बजाया जा सकता है। तो इसलिए बीइंग अ मिलिट्री, एक्स मिलिट्री, मैं कभी नहीं जी देखूंगा कि उनकी इंटेंशन क्या है, मैं देखूंगा कि कैपेसिटी कैपेबिलिटी उनकी है। इस वक्त उनकी मिलिट्री की कैपेसिटी कैपेबिलिटी नहीं है, दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू अटैक पाकिस्तान। बट हैविंग सेड दैट, लीडरशिप जो है वो कुछ भी करवा सकती है। ये जो इस वक्त इंडियन मिलिट्री है जी, वहां पे स्ट्रेटेजिस्ट माइंड भी मौजूद हैं, अक्लमंद लोग भी मौजूद हैं। वो कभी इनको मशवरा नहीं देंगे कि आप मिलिट्री एप्लीकेशन करें, क्योंकि हमें वो, और पहले भी वो इसके हक में नहीं थी। इसलिए तो इन्होंने 3 स्टार जनरल्स, अगर आपको याद होगा, इंक्लूडिंग 1 फ्लैग ऑफिसर, डिप्टी एयर चीफ जो थे, वो उनको सैक किया, 2 लेफ्टिनेंट जनरल सैक किए, क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान इन ऑल अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम, इन ऑल डोमेन्स हमें डिफीट करने की पोजीशन में है, और उनको मिलिट्री एम्बेरसमेंट हुई है। इसीलिए तो आप देखें ना, कैप्टन शिव से लेके और CDS चौहान तक कन्फेस कर रहे हैं कि हमारे नुकसानात हुए हैं जी। उन्हें पता है कि मिलिट्री एम्बेरसमेंट हुई है, इसको अभी इस तरीके से
आप छुपा नहीं सकते। सही। और पॉलिटिकल लीडरशिप का क्या है, वो तो किसी वक्त भी ब्लेम डाल देगी मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर। उन्होंने कर्नल, वो जो उनके ऑफिसर हैं, कैप्टन है, उन्होंने ब्लेम डाल दिया जी कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने हमें रिस्ट्रेंट किया होता है, जैसे बहुत बड़ी पावर है। जो पॉलिटिकल लीडरशिप मसाजिद पर और बच्चों पर हमला कर सकती है, वो आपको क्यों रोकेगी? और एक और चीज आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, डिफेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया था कि जी हमने अलाउ कर दिया अपनी मिलिट्री को कि वो रिस्पॉन्ड करे जब भी वो जैसे बेहतर मुनासिब समझे। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने तो इनको अप्रूवल दी थी, तो उन्होंने उस अप्रूवल के मुताबिक कार्रवाई भी करने की कोशिश की, बट पाकिस्तानी रिस्पॉन्स वाज सच इमैकुलेट कि उसने इनको एम्बेरस कर दिया। दे वर आउट ऑफ बैटल इन इनिशियल 40 मिनट्स और उनकी एयरफोर्स वाज ग्राउंडेड फॉर 48 आवर्स। तो सब उसको अभी दुनिया जानती है, उसको कर लिया है। तो बिल्कुल जी, भारत किसी वक्त भी जंग कर सकता है, छेड़ सकता है, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिकल एजेंडाज हैं। उनकी जो मिलिट्री, अभी आरएसएस का मिलिटेंट विंग है, उनका राज जो है वो आरएसएस का इंटेलिजेंस विंग है। इस वक्त हिंदुस्तान की पॉलिसी आपको कम नजर आएगी और हिंदुत्व की पॉलिसी जो है वो डोमिनेट कर गई है। रेडिकलाइज जो टेररिस्ट हैं उन्होंने टेक ओवर कर ली है। तो इस तरह का जो माइंड सेट है, जिनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का लेवल इतना लो है कि वो कहते हैं एक भी टेररिज्म का कोई एक्ट होगा तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे, यानी कि कोई थर्ड पार्टी, कोई एक नॉन स्टेट एक्टर वो जाके 2 ग्रेनेड भी फाड़ देगा तो आप न्यूक्लियर वॉर की तरफ शुरू हो जाएंगे। आप एक न्यूक्लियर वॉर, आई मीन एक नेबर के साथ आप वॉर में चले जाएंगे। ये तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वहां की इस वक्त। तो आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त एक फिर आप उनके जो फॉरेन मिनिस्टर दुनिया में फिर रहे हैं, जिस तरीके से एम्बेरस हो रहे हैं, एक कंफ्यूज, क्योटिक। तो जब आप कंफ्यूज और क्योटिक और एमलेस किस्म के पॉलिटिकल टेररिस्ट कमांड पे आ जाएं या बिग ऑफिसेज में आ जाएं, तो उनसे कोई भी चीज किसी वक्त भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। जिस तरह दुनिया उनको इग्नोर कर रही है, तो दुनिया की अटेंशन दोबारा लेने के लिए वो बिल्कुल वॉर की तरफ जा सकते हैं। एंड पाकिस्तान इज प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड प्रिपेयरिंग मोर देन व्हाट वी आर। ये 71 नहीं है या 48 नहीं है, ये उनकी गलतफहमियां थोड़ी सी दूर हो गई हैं। लेकिन अब मैं ह्यूब्रिस नहीं होना चाहता, मैं वॉर मॉन्गरिंग नहीं करना चाहता। हम एक स्टेबिलिटी का फैक्टर है इस रीजन में, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल तैयारी हालत में न रहे। ये वॉर की बात हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये नेशन तैयार रहे। होल ऑफ ए नेशन के बगैर हम उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेंगे। देखिए, जो बात जनरल साहब ने की, डॉक्टर साहब, वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, जैसे डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, और खुद इंडिया बार बार कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने देखा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ECO समिट में भी जिक्र किया कि पानी अगर हमारा, जिस तरह से यूनिलैटरल उन्होंने डिसीजन लिया भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद, इंडस वाटर्स ट्रीटी को अबेयंस में डाला, एंड अगर हमारा पानी बंद किया गया तो इट्स गोना बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। अब भारत तो किसी मामले में बात नहीं करना चाहता, अमेरिका को वो करने नहीं दे रहा, वो कोई सालसी का किरदार कहता है, तीसरा फरीक को आने की जरूरत नहीं, और खुद टेबल पर आने को तैयार नहीं। अब ऐसे में फिर क्या रह जाता है? बिकॉज दे पुट द ट्रीटी इन अबेयंस, राइट? देखिए, जिस बैकग्राउंड की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है मोदी साहब पे हम किसी सूरत एतमाद नहीं कर सकते, उनकी किसी बात पे एतमाद नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पर ये कि जो इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट एग्रेशन किया था, उसके बाद जो 2 चीज़ें सामने आई हैं, एक तो ये कि कश्मीर का इशू हाईलाइट हुआ है और इंटरनेशनलाइज हुआ है एक दफ़ा फिर, और दूसरा ये कि इंडिया ने जो ऐलान किया था कि जी हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं, उसके ऊपर भी उनका अभी तक कोई फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं आया। तो हम कैसे एतमाद कर लें कि दोबारा इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन हो सकती है? मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने इसको पास की बात की है कि अभी वो ऑपरेशन संदूर खत्म नहीं हुआ। हमारी तरफ से भी अभी तक ऑफिशियली हम डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ऑपरेशन बुनियाद और मरसूस को हमने खत्म कर दी है, इसलिए कि एग्रेशन इंडिया की तरफ से स्टार्ट हुआ था। और खास तौर पर जो इंडिया ने वॉर स्ट्रेटजी अपनाई है, वो बिल्कुल वही है जो इजराइल ने फिलिस्तीन के अंदर अपनाई हुई है। और इंडो इजराइल जो नेक्सस है वो इंतहाई खतरनाक है, इसलिए कि जो इजराइल ने ड्रोन यूज किए थे इजरायली, उसको इजरायली ऑपरेटर पीछे से बैठ के ऑपरेट कर रहे थे। अब उनके दोनों के जो आइडियोलॉजिकल मोटिव्स हैं वो बड़े डेंजरस है। मैं समझता हूं कि बिल्कुल उसी एक में स्पिरिट के साथ अपने आप को प्रिपेयर रखना होगा कि जिसमें ऑपरेशन बुनियाद महसूस का लॉन्च करके हमने पाकिस्तान का डिफेंस किया, और अभी भी अगर कोई ऐसी एग्रेसिव मूव आती है तो उसे रोकने की तैयारी रखनी होगी। जहां तक इंटरनेशनल फोरम्स की बात है तो मेरा ख्याल है कि बहुत एक पॉजिटिव इंसेंटिव
ऑपरेशन बुनियाद महसूस ने जो हमें दिया था वो कश्मीर के ऊपर था कि एक दफा फिर सदर ट्रंप जैसे बंदे के मुंह से निकला कि जी दिस शुड बी रिजॉल्व। तो हमें जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स है इसके ऊपर एक दफा फिर कश्मीर के इशू को लेकर जाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि इसका रिजॉल्व करें। अगर ये नहीं होता तो दो न्यूक्लियर पावर के दरमियान ये टेंशन इसी तरह जारी रहेगी। जो फ्लैश पॉइंट है वो तो कश्मीर ही है। ज़मीर साहब, आप क्या कहेंगे? अभी हमारे पास 1 महीने के लिए प्रेसिडेंसी भी है ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। हाउ वेल वी कैन प्ले ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये हमारे बड़े जिसे कहते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं और ये सारे तस्वीर तलब मसाइल इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। ये हमारे पास बहुत अच्छा मौका है क्योंकि हमारे पास यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी है और इस दौरान, इस महीने के दौरान हमें इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कश्मीर पे। और कश्मीर एक मुद्दा जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा पर है। वो पीस एंड सिक्योरिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, द सिचुएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उसके अंडर हम इसको उठा सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने फ्रेंड्स पर्टिकुलरली चाइना के साथ मिलके और दूसरे जो हमारे साथ जो मुल्क हैं उनके साथ हमें इस चीज़ के ऊपर डिबेट करवानी चाहिए और होपफुली कोई एक आउटकम डॉक्यूमेंट भी हमें वहाँ से निकलवाना चाहिए कि एटलीस्ट सेइंग कि जी इस सिचुएशन के ऊपर डायलॉग शुरू होना चाहिए, एक पीसफुल सेटलमेंट की तरफ प्रोसेस शुरू होना चाहिए। और उस प्रोसेस के अंदर जो रेलेवेंस है, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ बेसिस जो है सोल्यूशन का, वो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। तो हमें ज़रूर अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। ऑफ कोर्स हिंदुस्तान और उसके जो हामी हैं, और आई एम सॉरी टू से कुछ उनमें यूरोपियन कंट्रीज भी मिल जाएंगी, वो उसको ट्राई करेंगी, ज़ाहिरी तौर पर नहीं लेकिन अंडर बैकग्राउंड में करेंगी कि ये ना करें वो ना करें। लेकिन ये बहुत अच्छा मौका है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा है कि सोल्यूशन होना चाहिए। सो दिस विल पुट द अमेरिकन्स इन अ टाइट सिचुएशन, अमेरिकन डिप्लोमेसी, कि जो अपना उनका प्रेसिडेंट कह रहा है वो उसको वो किस तरह से अपोज करेंगे। सो आई थिंक वी शुड यूज दिस अपॉर्चुनिटी, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीर अकरम साहब आपका, मेजर जनरल महमूद साहब आपका, डॉक्टर किंदिल आपका फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑन टुडेज शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।